हेलो एवरीवन, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 10वां। 9 पार्ट तक हम लोग पहले देख चुके हैं। और जो लोग नए हैं, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो, त्रिगीतम सर्च करना, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और जिनको भी मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि कैसे ज्वाइन करना है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात कि इसमें टास्क दिया जाता है आपको, और वो टास्क करने के बाद आपको इसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है। और इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प की जाती है। और इस तरीके से आप कंटिन्यूटी के साथ अगर टास्क और टेस्ट को करते रहते हो तो सारे वोकैब्स और जितना मैं ग्रामर का रूल्स पढ़ाता हूँ सब का सब याद करवाना ही इसका मेन पर्पस है। ठीक है। और आज के क्लास में भी हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन का कुछ रूल्स को देखेंगे। इसमें प्रोनाउन ही कंटिन्यू है। और इतना जान लो कि प्रोनाउन से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना, चाहे कोई भी छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का, कोई प्री का एग्जाम हो या मेंस लेवल का सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। क्योंकि जितने डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं और रूल्स होते हैं, मैं सबको डिस्कस कर रहा हूँ, एक भी रूल छूट नहीं रहा। ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भरोसा कर सकते हो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। आप 1000 गोल्डन रूल्स कंप्लीट तो होने दो पहले, उसके बाद आप एक झलक देख लेना, पूरे सीरीज़ को देखना। उसके बाद आपको पता चलेगा कि जिस तरीके से लोग यूट्यूब पे देते हैं, मतलब 2-4 सैंपल दे दिया और फिर 5वें सैंपल को क्या किया, पेड कोर्स में डाल दिया। तो उससे कंपेयर करके आप देखना कि दूसरे यूट्यूब चैनल वाले क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, आप लोग लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता तो आप लोग लाइक ही ना करो, आप भी अपना फ़र्ज़ समझो। मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक देखे थे। तो रूल नंबर 205 तक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 206 रूल नंबर के आगे। अब ज़रा देखते हैं आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे कि हु, विच और दैट के बीच क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कहाँ पर किसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर किसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। अब ज़रा देखते हैं सॉरी, यहाँ पर देखते हैं इस रूल में क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि विच का प्रयोग एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं होता। तो ध्यान देना कि जहाँ भी हम लोग विच का प्रयोग देखेंगे वहाँ पर ह्यूमन बींग नहीं होना चाहिए। एनिमल रहेगा चलेगा, नॉन लिविंग थिंग्स रहेगा चलेगा, है ना। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली चलते हैं। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, तो ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना हम लोग को। क्वेश्चन को सीधा देखते जाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, माई सन हैज़ बॉट 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर। कौन है रेड इन कलर? पेन्स हैं। पेन्स के लिए यूज़ क्या हुआ है, हु, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप हु का प्रयोग कभी नहीं करते, उसके लिए आप यूज़ करते हो विच का। देख रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का। और ध्यान देना आगे भी रूल देखेंगे कि यहाँ पर हम दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक। तो ध्यान देना कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, ना कि हु का। ठीक है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करना है तो किसका यूज़ करोगे, विच का यूज़ करोगे। हु का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पर हम हु का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। तो बस अभी छोटा सा ध्यान में रखना आपको क्या है कि विच का प्रयोग किसमें यूज़ करते हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यहाँ पर पेन है आपका नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग ना करके विच का प्रयोग करेंगे। हु वाले रूल में भी देखेंगे कि क्यों नहीं करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर क्या नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, मतलब कोई बोर्ड है, इज़ द गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट की एक बॉडी है, हु रेगुलेट्स इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फैक्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। अब यहाँ पर क्या कह रहा है देखते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आपका हु का। किसका इस्तेमाल हुआ है, हु का प्रयोग हुआ है। अब ये किसके लिए हुआ है, तो ये हुआ है आपका जो कि एक कोई गवर्नमेंट की बॉडी है, जो एक कोई बोर्ड है, उस बोर्ड का नाम है द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, है ना। तो ये जाहिर सी बात है कि ये लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हु का प्रयोग हम नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम विच का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है। और आप यहाँ पर दैट का प्रयोग भी कर सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर हु को हटा करके हमने विच और दैट दोनों का प्रयोग किया है। तो दैट वाले में देखेंगे, हु वाले में सेपरेट देखेंगे। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है और फिर एनिमल्स है, उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, बाकी ह्यूमन बीइंग के लिए हम विच का प्रयोग नहीं करते। बस एक छोटा सा रूल आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। आगे बढ़ते हैं, विच से संबंधित देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर पूछा है, कहा है यहाँ पर कि विच का प्रयोग अगर चॉइस के लिए हो, यानी कौन सा के अर्थ में, मतलब आप लोग देखते होंगे है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके से करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो वहाँ पर चॉइस का ऑप्शन होता है आपके पास कि 4 में से 5 में से 2 में से कोई एक चॉइस है, किसी को एक को चूज़ करना है आपको। उस केस में आप चाहो तो विच का प्रयोग कर सकते हो ह्यूमन बीइंग के लिए भी। मतलब यहाँ चाहने की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि अभी हम लोग रूल देखें कि विच का प्रयोग हम ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं करते, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए और फिर चॉइस का ऑप्शन दिया जाए तो वहाँ पर आप ह्यूमन बीइंग के लिए भी विच का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू यू फील आर इम्पॉर्टेंट व्हेन चूजिंग अ हाउस। जब आप किसी एक हाउस को चूज़ करते हो तो कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप ध्यान में रखते हो, है ना। अब ज़रा देखो यहाँ पर फीचर्स है, क्या है, फीचर्स है। फीचर्स कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक, किसी हाउस के फीचर्स के बारे में बता रहा है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इसके लिए यहाँ पर यूज हुआ विच का। चलिए अब ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं यूज होता विच, लेकिन इस केस में देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। विच ऑफ योर ब्रदर्स लिव्स इन दिल्ली। दिल्ली में तुम्हारे जितने सारे भाई हैं उसमें से कौन ब्रदर है ऐसा जो कि दिल्ली में रहता है ना। अब यहाँ पर ब्रदर्स जो है ये ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग के लिए यहाँ पर विच का प्रयोग यहाँ पर आप किए हो, लेकिन कब किए हो, जब आपके पास चॉइस की बात हो, जब आपके पास ऑप्शन की बात हो, है ना। तो आपके 2 4 5 भाई में से कोई एक भाई के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर चॉइस का बोध हो रहा है और इसी चॉइस को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए विच का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान देना, कंक्लूजन ये निकला कि विच का प्रयोग हम ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं करते। किसके लिए करते हैं, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन आप ह्यूमन बीइंग के लिए तभी यूज करोगे जब वहाँ पर चॉइस की बात कह रहा हो। और एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप इस तरीके से चूज़ करोगे कि विच का प्रयोग हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी करते हैं। कब, जब चॉइस का ऑप्शन हो। बस एक छोटा सा पॉइंट है, कोई बहुत भारी भरकम तो है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 208 रूल नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन, जो मैं पहले से बताते आया हूँ आपको, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ना हो करके पूरे क्लॉज के लिए हो, यानी एंटीसीडेंट का काम पूरा क्लॉज ही करे, तो रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग होता है, ना कि हु, हुम और दैट का। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग इसको समझ नहीं पाते ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे पहले भी मैं आपको बताया था कि एंटीसीडेंट कहते किसको हैं। एंटीसीडेंट उसको कहते हैं जिसके बदले में रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। वैसा नाउन और वैसा प्रोनाउन, वैसा नाउन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैसा नाउन और फिर वैसा प्रोनाउन जिसके बदले रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, उस नाउन और प्रोनाउन को क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं। किसका, इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है और इसके जगह पर कोई नाउन और प्रोनाउन ना रहे, जबकि पूरा सेंटेंस ही, पूरा मतलब उस सेंटेंस का कोई ना कोई एक पार्ट जो है, जिसको क्लॉज कहते हैं, है ना, मतलब किसी भी पार्ट, सेंटेंस के पार्ट को हम लोग क्लॉज कहते हैं, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए वो। तो उस पूरे क्लॉज को, अगर वो पूरा क्लॉज ही एक एंटीसीडेंट का काम कर रहा हो, मतलब कोई एक नाउन और प्रोनाउन की बात नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही अगर एंटीसीडेंट का काम कर रहा हो, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर कोई भी दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकता है, विच आ सकता है। ध्यान में रखोगे इस बात को कि जब भी कोई एंटीसीडेंट जो है ये नाउन और प्रोनाउन ना हो करके पूरा क्लॉज ही, उस सेंटेंस का पूरा पार्ट ही एक एंटीसीडेंट की तरह काम करे, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, विच का, ना कि हु और हुम और फिर दैट का। समझ गए बात को। ध्यान देना, मैं यहाँ पर पूरा इसका जितना कॉन्सेप्ट है पूरा समझा दूंगा क्वेश्चन के थ्रू। देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, मतलब कोई कन्फ्यूजन क्रिएट इसमें नहीं रहने वाला। ये थोड़ा सा टफ लेवल का माना जाता है क्योंकि आपके दिमाग में जाता नहीं है जल्दी, है ना, तो ध्यान रखना। और एक कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, एक कॉन्सेप्ट में बताया था कि मान लिया जाए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ है, आगे वाले क्वेश्चन में भी दैट का इस्तेमाल, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ये अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाजू में रहता है ना, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर डेट्स है, डेट्स का मतलब कर्ज है ना, यहाँ पर कंट्री है, कंट्री मतलब नाउन, तो ये भी आपका क्या है, नाउन है, नाउन ये भी है। और किसका एंटीसीडेंट है ये, दैट का। समझ रहे बात को। तो अगर इस सेंटेंस को पढ़ोगे, इसके मीनिंग पर ध्यान दोगे, तो अगर ये नाउन जो है इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या है, एंटीसीडेंट है, तो समझेंगे कि ये कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर चलेगा।
लेकिन अगर मीनिंग के हिसाब से पता चले कि ये नाउन और यहाँ पर इसके साथ जो यूज हुआ है नाउन या प्रोनाउन, वो एक एंटीसीडेंट का काम नहीं किया है, जबकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस वाले पार्ट को देखोगे जो भी इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आया है पूरा सेंटेंस, वो पूरा सेंटेंस ही एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, ना कि कोई एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन। समझ रहे बात को? फिर से समझो, फिर से समझने वाली बात है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुका हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन से दूर नहीं होता, जबकि उसके बाजू में ही होता है कौन? उसका जो भी एंटीसीडेंट होता है, और वो एंटीसीडेंट कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, जैसे यहाँ पर डेट्स है और ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, अगल बगल ही रहते हैं, दूर नहीं होते। इतना बता दिया हूँ, तो आप यही तो नोटिस करोगे सबसे पहले कि दैट आया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बगल में नाउन और प्रोनाउन डेट्स आया है। तो ध्यान में आपको रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन मीनिंग के हिसाब से अगर पता चले कि ये नाउन और प्रोनाउन को रेफ़र ना करके ये पूरा का पूरा सेंटेंस रेफ़र कर रहा है, मतलब यहाँ पर डेट्स एंटीसीडेंट का काम नहीं किया है, जबकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस एंटीसीडेंट का काम किया है, तो उस केस में यहाँ पर कोई दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ विच आ सकता है। अब मीनिंग को कैसे समझेंगे, ध्यानपूर्वक समझना है इसको, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा, मतलब पूरे डेप्थ में, ताकि आप समझ पाओ इस चीज़ को। पढ़ो क्वेश्चन को, यहाँ पर दिया है ही हैज़ पेड ऑफ हिज डेट्स, मतलब उसने अपने कर्ज को चुका दिया है। दैट इज़ अ क्लियर प्रूफ ऑफ हीज ऑनेस्टी, जो कि एक क्लियर प्रूफ है उसके ऑनेस्टी का। अब इसके मीनिंग को समझो। ये दैट है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जिस रूल को आप पहले से पढ़ते आए हो उसके हिसाब से ये डेट्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। डेट्स का मतलब कर्ज। अब देखो, क्या वो जो कर्ज लिया है, वो जो डेट्स है, जो कर्ज है, वो क्लियर प्रूफ है उसके ऑनेस्टी का? सोचने वाली बात है। नहीं, ये डेट्स जो है, ये कर्ज जो है, ये क्लियर प्रूफ नहीं है उसके ऑनेस्टी का। तो क्या है क्लियर प्रूफ उसके ऑनेस्टी का? कि जो डेट्स को उसने पे कर दिया है। बात समझ रहे हो? मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर एंटीसीडेंट का काम कर रहा है, ना कि डेट्स। देखो फिर से समझो, अगर डेट्स को यहाँ पर लेते हैं कि डेट्स जो है उसके जो कर्ज हैं, ये क्लियर इंडिकेशन है क्या? उसके ऑनेस्टी का। तो ये तो मीनिंग पूरा स्पष्ट नहीं दे रहा। मान लिया जाए आप कर्ज लिए हो, तो कर्ज आपके ऑनेस्टी का एक क्लियर प्रूफ कैसे हो सकता है? बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से क्या क्लियर प्रूफ है उसके ऑनेस्टी का? कि भाई जब उसने डेट्स को पूरा पे कर दिया है, ही हैज़ पेड ऑफ हिज डेट्स, तब ये पूरा का पूरा सेंटेंस क्लियर प्रूफ बताता है उसके ऑनेस्टी का। तो एक तरह से कहेंगे कि यहाँ पर डेट्स जो है ये आपका एंटीसीडेंट का काम नहीं करके ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही आपका किस चीज़ का काम किया है? एंटीसीडेंट का। समझ रहे हो? तो इस केस में जब पूरा का पूरा क्लॉज, अगर पूरा का पूरा क्लॉज ही क्या करे? एंटीसीडेंट का काम करे, तब हम उस केस में यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल ना करके या फिर हुम या फिर दैट या फिर हु, ये सब कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विच का इस्तेमाल होगा। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? दैट का इस्तेमाल ना होकर के विच का इस्तेमाल होगा। चलिए इतना समझ गए। अगला सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। यहाँ पर क्या है? गांधी मेड ग्रेट पर्सनल सेक्रीफाइसेस। ठीक है, इतना समझ गए। फॉर द कंट्री दैट शुड बी फॉलोड बाय लीडर्स टुडे, आज के लीडर्स को फॉलो करना चाहिए। किस चीज़ को? कंट्री को फॉलो करना चाहिए। समझने वाली बात है, कंट्री को फॉलो करना चाहिए, मतलब आज के लीडर्स को क्या फॉलो करना चाहिए? कंट्री को फॉलो नहीं करना चाहिए भाई। किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए? कि जिस तरीके से गांधी जी अपने ग्रेट पर्सनल सेक्रीफाइसेस को किए हैं कंट्री के लिए, मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये बता रहा है कि इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एंटीसीडेंट का काम किया है। किसका? इस रिलेटिव प्रोनाउन का। तो अगर पूरा का पूरा सेंटेंस या फिर क्लॉज जो है ये काम करे, किसी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का काम करे, तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कोई दूसरा नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? विच हो सकता है। समझ गए? इतना तो क्लियर है। तो आप ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बड़ा रूल है, मतलब अच्छा सा रूल है, क्योंकि बैंकिंग में अक्सर देखा गया इसके बेस पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर समझाने का मेरा ये मतलब है कि जब भी यहाँ पर आप कंफ्यूज करो कि रिलेटिव प्रोनाउन तो है, इसका एंटीसीडेंट डेट्स है, मतलब नाउन है, यहाँ पर भी कंट्री है जो कि नाउन है, इसका एंटीसीडेंट तो दैट तो बिल्कुल सही होना चाहिए, जो आप रूल पहले से पढ़े हो। लेकिन ध्यान रखोगे, अगर डेट्स के संदर्भ में अगर मीनिंग निकालते हो तो मीनिंग गलत दे देता है या फिर पूरा नहीं देता।
कंट्री को कोई फॉलो नहीं करना, लीडर्स को कंट्री को नहीं फॉलो करना है, किसको फॉलो करना है? गांधी जी ने जो अपने कंट्री के लिए पर्सनल सेक्रीफाइसेस किए हैं उस चीज़ को फॉलो करना है। मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पर एंटीसीडेंट का काम किया है। और अगर पूरा का पूरा सेंटेंस या फिर उस सेंटेंस का पार्ट जिसको कहते हैं क्लॉज, अगर पूरा का पूरा क्लॉज ही एंटीसीडेंट का काम करे तो वहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच आता है, ना कि दैट या फिर whom या फिर who। समझ गए बात को? क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी नाउन प्रोनाउन के लिए ना हो करके, मतलब यहाँ देख रहे हो डेट्स के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये कंट्री के लिए नहीं हुआ है यहाँ पर, जबकि पूरा का पूरा क्लॉज हुआ है यहाँ पर इस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट का काम किया है। तो इस केस में यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ विच आएगा, दूसरा चीज़ नहीं आएगा। चलिए, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 209 में यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। देख लिए, हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ह्यूमन बीइंग के लिए। इसको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज़ वर्कर्स विच आर एम्प्लॉयड बाय सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया। अब यहाँ पर देखो, चाइनीज़ वर्कर जो है ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है नहीं, क्या है ये? लिविंग थिंग्स, मतलब ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग है तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि विच का इस्तेमाल हम इन जनरल किसका नहीं करते? ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं करते। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? विच के जगह पर हु का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर आगे बढ़ते हैं 210 नंबर रूल में क्या कह रहा है कि हु का प्रयोग पालतू जानवरों के लिए भी होता है यदि उन्हें व्यक्ति पर्सन के रूप में देखा जाता है। जैसे टॉमी हु वॉज बार्किंग फ्राइटेंड द चिल्ड्रन। अब देखो, टॉमी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये कोई पेट एनिमल है ना, पालतू जानवर है। पालतू जानवर है तो अब कहोगे कि सर यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इस कुत्ते को ह्यूमन बीइंग की तरह प्रयोग किया गया है? तो भाई इसका नाम दे रखा है टॉमी, है ना। इसका नाम क्या दे रखा गया है? टॉमी, है ना। मतलब एक तरीके से उसको पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमन बीइंग की तरह इसको देखा गया है। तो टॉमी के लिए किसका इस्तेमाल हुआ है? हु का इस्तेमाल हुआ है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि विच का जो प्रयोग होता है, विच का प्रयोग होता है ये एनिमल्स के लिए होता है और आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, है ना। और हु में देखे कि ये ह्यूमन बीइंग के लिए आता है और आपका एनिमल्स के लिए। समझ गए बात को? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना था। फिर से दोहरा देता हूँ, विच का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होता, हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। विच का प्रयोग एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, हु का प्रयोग ह्यूमन बीइंग और आपका एनिमल्स के लिए होता है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं 211 रूल में क्या कह रहा है। यहाँ पर दैट का प्रयोग दे रखा है, तो देख लिया भी कि हु का प्रयोग बहुत ज़्यादा माथापच्ची वाला नहीं है। हु का प्रयोग एक जगह और देखेंगे, जब हुम से उसको हम क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है। हु और हुम के बीच कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कब किसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं हु का देख रहे हैं, दैट का देख रहे हैं, विच का देख रहे हैं। तो विच और हु का तो देख लिए, दैट का अब देखना बाकी है, अभी देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि दैट का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन्स, मतलब क्या है इसका कि अभी तो देखें कि विच का प्रयोग हम लोग ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं कर सकते, हु का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नहीं कर सकते, लेकिन दैट का प्रयोग जो है ये आपका लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए, सब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसका? दैट का। इसलिए पहले 2 क्वेश्चन में मैं बताया था कि वहाँ पर जो यूज किए थे हम लोग, विच का प्रयोग किए थे, है ना, उसके साथ साथ हम लोग दैट का भी प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि दैट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी आ रहा था, है ना। एक बार वापस हम लोग उस क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ पर क्या देखे थे? यहाँ पर देखे थे यहाँ पर कि पेन के लिए हु का इस्तेमाल हुआ है, जो कि हु का इस्तेमाल आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए होता नहीं है। तो किसका इस्तेमाल होता है? विच का या फिर दैट का। दैट का क्यों होता है? अभी बता दिया कि दैट का प्रयोग जो होता है वो सब के लिए इस्तेमाल होता है, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कोई भी लिविंग थिंग्स के लिए, और फिर आपका ह्यूमन बीइंग के लिए, सब के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर हु था, तो हु के लिए मैं बता चुका हूँ कि ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ये नॉन लिविंग थिंग्स है, कोई बॉडी का कोई बोर्ड का नाम है ना। तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल किए थे, और अभी देखें कि इसके जगह पर हम लोग दैट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों का इस्तेमाल होगा, विच और दैट का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या है, हाँ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि द हॉर्स हु वन द रेस हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टबल। स्टबल है ये, है ना, स्टेबल नहीं है, स्टेबल स्थिर वाला नहीं है, स्टबल मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ये हॉर्स के लिए हु का इस्तेमाल किया गया। अब हॉर्स है क्या, एनिमल है, और एनिमल के लिए हम किसका इस्तेमाल नहीं करते, हु का, जब तक कि इसको पर्सोनीफाई नहीं किया गया, एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट नहीं किया गया। तो यहाँ पर कोई नाम वाम नहीं दिया गया हॉर्स का, तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर ह्यूमन बींग की तरह काम हुआ है, यूज हुआ है ना। तो यहाँ पर जानवर है, तो जानवर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बता दो। जानवर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विच का, चलिए, और दैट का। तो यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, द हॉर्स विच ऑन द रेस और फिर द हॉर्स दैट वन द रेस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, फिर वही वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड है। माई सन हैज़ बॉट 4 पेन्स हु आर रेड इन कलर। तो पेन के लिए हु का इस्तेमाल नहीं कर सकते नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। यहाँ पर आ तो विच आएगा जो पहले देख चुके हैं, और अभी दैट के हिसाब से देखेंगे कि दैट किसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो दैट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 212 रूल नंबर में क्या कह रहा है। यहाँ पर है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर क्या है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, अब ध्यान देना, मान लिया जाए कोई रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, उसके पहले ये सारे वर्ड्स अगर रहें, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर है कहीं, और ये सारे वर्ड कोई ना कोई नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है, ध्यान देना। तो यहाँ पर नाउन भी हो सकता है, इसके पहले ये सारे वर्ड हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नाउन ना हो करके ये सारे वर्ड ही होंगे इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले फॉलोइंग वर्ड्स में से कोई एक आ जाए, वहाँ सिर्फ दैट का प्रयोग होगा, चाहे नाउन कोई भी हो, वहाँ हु और विच का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। कौन कौन से वर्ड हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के जितने सारे वर्ड्स होते हैं, बेस्ट है, मोस्ट है, ठीक है, तो ये सारे वर्ड अगर आ गए वहाँ पर, और उसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर हु और विच का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग होगा। फिर है, तो एक ध्यान रखोगे, सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी हो, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है तो दैट का प्रयोग होगा। चलिए यहाँ तक सही है। फिर दूसरे कैटेगरी में ऑल, एवरी, एवरीथिंग, देख रहे हो, तो इसको एक साथ याद कर लो, ऑल, एवरी, एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीके के वर्ड्स हैं ये सारे, कुछ ना कुछ सेम तरीके के चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको कैटेगरी में बांट करके ध्यान में रखने की कोशिश करो कि सुपरलेटिव डिग्री एक साथ, फिर ऑल, एवरी और एवरीथिंग एक साथ, मतलब इनमें से कोई भी अगर एक आ गया तो उसके बाद दैट का प्रयोग होगा। फिर है सम, समथिंग, एनी, एनीथिंग, एक तरह के शब्द हैं। फिर है नो, नथिंग, नन, एक तरह के शब्द हैं। तो ये सारे वर्ड अगर आपको नज़र आ जाए कहीं भी सेंटेंस में, और उसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, तो वहाँ पर हु अगर रहा तो काट दो, विच रहा तो काट दो, दैट को आप सही कर दो, यही यहाँ पर बोल रहा है। अब ज़रा देखते हैं। अच्छा, दूसरा है कि लिटिल, फ्यू, मच, ओनली, इसको भी एक साथ रखा हूँ ताकि आपको ध्यान में रखने में आसानी हो, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान रखना, कौन कौन से वर्ड हैं, सुपरलेटिव डिग्री के कोई भी वर्ड्स हों, ऑल, एवरी, एवरीथिंग, सम, समथिंग, एनी, एनीथिंग, नो, नथिंग, नन, और फिर लिटिल, फ्यू, मच, ओनली, ये सारे वर्ड्स अगर रहे और इसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल होगा, ना कि हु और विच का। चलिए सर देखते हैं आगे, यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि you should inform your superiors about all those events which are directly related to your work। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपका आया है which का प्रयोग, देख लो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, which का प्रयोग हुआ है। which का प्रयोग हुआ है, इसके पहले एक शब्द है all, देख रहे हो, all those events, those events आपका क्या है, नाउन है, इसके पहले आपका किसका प्रयोग हुआ है, ऑल का प्रयोग हुआ है। तो ऑल का प्रयोग जैसे ही आपने देखा, आप इस विच को काट करके यहाँ पर क्या कर दोगे, दैट, समझ रहे बात को। तो यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर्स अबाउट ऑल दोज इवेंट्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगला सेंटेंस कह रहा है कि रमेश पोसेसेस ऑल दोज गुड क्वालिटीज़। तो यहाँ पर दोज गुड क्वालिटीज़ आपका नाउन है, इसके पहले आपका ऑल का प्रयोग हुआ है, इसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन विच का इस्तेमाल हुआ है, कि जो कि आपका गलत है। किसका इस्तेमाल होना चाहिए, इस विच के जगह पर आपका दैट का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑल एक शब्द आ चुका है और इसी विच के लिए आया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक।
तो चलिए सर आप इसको भी समझ गए। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन दिख जाए और फिर इनमें से कोई भी एक वर्ड दिख जाए आपको, तो वहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन को ढूंढना है। अगर वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आपको नज़र आ गया तो समझ जाना वहाँ पर किसी का भी प्रयोग नहीं होगा रिलेटिव प्रोनाउन में, सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग होगा। समझिए बात। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 113 नंबर रूल में क्या कह रहा है कि अगर द सेम रहे, ये वाला वर्ड रहेगा, ठीक है, सेम वर्ड रहेगा द सेम, प्लस उसके बाद नाउन रहे, और अगर इसके बाद मतलब इसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन रहे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग होता है, ना कि विच और हु का। मतलब सेम रूल है, पिछले रूल के जैसा ही है। पिछले रूल में अगर मैं चाहता तो इन्हीं सारे वर्ड्स में क्या करता, एक इंक्लूड कर देता कि भाई यहाँ पर रहेगा द सेम, है ना, द सेम भी इंक्लूड कर देता। लेकिन इसको सेपरेट बना करके मैं इसलिए दे रखा हूँ क्योंकि इसके बेस्ड पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे गए हैं, तो इसको आप अलग से याद रखो ताकि आपके ध्यान में रहे, ठीक है, छुप ना जाए। क्योंकि हो सकता है मान लिया जाए ये सारे वर्ड आपके दिमाग में ना बैठ पाए, ये सारे बैठ गए मान लो, इसमें से कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ओनली छूट गया, आपका दिमाग कैच नहीं करके रख पाया परमानेंटली, और ओनली से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर ऑल के जगह पर अगर ओनली रहता इस क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पर ओनली रहता और आप ऑल को ढूंढ रहे होते, लिटिल को, फ्यू को, मच को ढूंढ रहे होते, ओनली को भूल जाते, तो आप तो गड़बड़ कर दोगे। अगर मैं मान लो कि ओनली के बेस्ट पर अलग से एक रूल बना दूं, फिर से इसी रूल को रिपीट कर दूं कि अगर ओनली कहीं भी नज़र आए उसके बाद अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वहाँ पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरीके से मैं रूल को अलग से करके बता दूं तो आप जल्दी से भूलोगे नहीं। तो वही मैं काम वहाँ पर किया हूँ। चाहता तो द सेम वाला वर्ड को यहाँ पर लिख के रख सकता था, लेकिन मैं उसको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इसके बेस्ट पर क्वेश्चन बनते भी हैं और इसके बेस्ट पर क्वेश्चन पूछे भी ज़्यादा से ज़्यादा गए हैं। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि द सेम रहे, उसके बाद नाउन रहे, और अगर उसके बाद कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा तो सिर्फ और सिर्फ दैट का इस्तेमाल होगा, तो किसी दूसरे का नहीं होगा, मतलब किसी दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है ही इज़ द सेम आइसक्रीम वेंडर। अब आइसक्रीम वेंडर यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंडर नाउन है, इसके पहले द सेम का प्रयोग हुआ है, तो इसके बाद जो भी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल विच का हुआ है, जो कि ये गलत है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दैट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर। फिर है दिस इज़ द सेम स्टोरी विच। अब यहाँ पर देखो स्टोरी है, नाउन है, द सेम है जो कि यहाँ पर रूल में कह रहा है, फिर नाउन है, इसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन विच आया है जो कि आपका गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर। मुझे उम्मीद है आप नहीं भूलोगे। और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बैंक पीओ में पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है, तो ध्यान रखोगे इतना। अब हु और हुम वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आज के बाद आप कभी कन्फ्यूज ही नहीं करोगे, एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, देखना है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा करके देखो। और अगर एक बार में ना समझ में आए चीज़ें तो आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करके देखना है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस करोगे एग्ज़ाम में। अच्छा देखना, मैं देखा हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, मान लिया जाए आपका सिलेबस में, आपके सिलेबस में क्या है कि इतना सारा कुछ आपको पढ़ना है, ग्रामर का रूल, ठीक है, इतना सारा। कुछ लोग क्या करते हैं, इतना पढ़ते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इतना भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इतना पढ़ते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इतना सारा पढ़ करके हम क्या करें, एग्ज़ाम में सारे रूल्स को मतलब जितने भी वहाँ पर एरर्स पूछे गए हैं उसको मैं कैच कर पाऊँ। आप नहीं कर पाओगे, आपको पूरा का पूरा रूल्स पढ़ना ही होगा। हाँ, पूरा रूल्स पढ़ोगे तो सेंटेंस में हर एक वर्ड को आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया है। अगर आप कुछ ही रूल, इतना ही रूल पढ़ करके गए हो सकता है कुछ रूल्स को आप भूल जाओ। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मान लिया जाए आप इतना ही रूल पढ़ रहे हो, इतना ही रूल, ठीक है, ये पूरा सिलेबस को आप कवर नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना ही रूल को आप इतने बार पढ़ो कि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप आसानी से देख पाओ उसको। तो लोग करते क्या है कि इतने रूल तो पढ़ते हैं, एक तो पूरा सिलेबस नहीं कवर करते, अगर इतने रूल पढ़ते हैं तो उसको भी एक बार पढ़ते हैं और दूसरे बार छोड़ भी देते हैं। तो भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला आपके एग्ज़ाम में। आपको जितना भी पढ़ना है, सिलेबस का पूरा पार्ट पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो इतने बार पढ़ो कि उससे कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। बात समझ रहे हो। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। हड़बड़ाने लगते हो आप लोग कि सर इतना तो पढ़ रखा है लेकिन हो नहीं रहा, कैसे होगा, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज ही नहीं करते। आप जितने सारे पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हो, मुझे बताओ, जितने भी आप अभी कमेंट में मैं देख रहा था, किसी ने 7वीं बार लिखा है, किसी ने 9वीं बार लिखा है कमेंट में कि मतलब इतना बार रिवाइज़ किया हुआ है। मैं सबको एक बता चुका हूँ पहले भी
कि जितनी बार आप रिवीजन कर रहे हो वहाँ पर जाके बार बार एडिट करके लिखा करो, कि क्योंकि आपका कमेंट आपको सबसे ऊपर में ही दिखाई देगा। अगर वहाँ पर आपने लिखा है कि 7th टाइम रिवीजन, है ना, बहुत लोग लिखते हैं 8वीं बार कर रहे हो तो इसको एडिट करके या फिर कॉमा दे करके 8th टाइम लिख दो, तो इससे आपका हिसाब किताब वहाँ पर बराबर रहेगा, है ना, कि यहाँ पर आप 8वीं बार रिवाइज कर चुके हो। समझ रहे हो बात को? तो इससे क्या फ़ायदा होगा, तो जितने भी पर्सनल गाइडेंस के स्टूडेंट हैं जो 7th टाइम 8th टाइम लिखे हुए कमेंट में, आप जाकर के उनसे मिलो, बात करो, है ना, टेलीग्राम में या फिर किसी तरीके से कांटेक्ट करो, आपको पता चलेगा कि उसके एग्ज़ाम में अगर उस वोकैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया जाता है वो छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं, बहुत खुश होते हैं वो सारे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ग्रामर में भी करोगे, लेकिन कब, जब 7वीं 8वीं बार रिवाइज़ करोगे तब। मैं ये नहीं कह रहा कि 7वीं 8वीं बार ज़रूरी है, हो सकता है आप 3 बार रिवाइज़ करके आप बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लो। हो सकता है बहुत लोग क्या करते हैं 10-12 बार पढ़ते हैं तब जा करके लर्न होता है। तो आप अपने कैपेसिटी को क्या करो, उसका हिसाब किताब रखा करो अपने पास कि कितने रूल्स को पढ़ा, कितने बार पढ़ा, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हु और हुम के बीच क्या डिफरेंस है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली बात, हु जो है ये सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, हुम जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखोगे। हुम जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह कौन काम करता है, हु। इतना ध्यान रखो, अभी एक भी रूल को नहीं भूलोगे। एक नोट करके लिखवा दिया जो पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका था कि हर एक सब्जेक्ट का अपना वर्ब होता है, या फिर इसका वैसे वर्सा भी ट्रू है, मतलब हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता ही है, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आते हो स्ट्रक्चर, है ना। ट्रांसलेशन जितने लोग पढ़े होंगे बचपन में, हालांकि मैं भी पढ़ा था, बहुत पछताया था कि क्यों ट्रांसलेशन पढ़ा, उसके जगह पर मैं सीधा सीधा पढ़ लिया होता ग्रामर के रूल्स, है ना। तो उसमें पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, ये वाला तो पढ़ा ही होगा स्ट्रक्चर, है ना। तो बिना सब्जेक्ट का भाई कोई वर्ब नहीं, बिना वर्ब का कोई सब्जेक्ट नहीं आता। ठीक है, तो समझो। तो वही मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इसी सीरीज़ में बता चुका हूँ। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इस हु और हुम के कॉन्सेप्ट में बस इतना छोटा सा चीज़ आप ध्यान रख लोगे ना कि हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, उसको ढूंढ लो, फिर आप समझ जाओगे। तो इसका क्या मतलब है आगे समझते हैं। यहाँ पर क्यों मैं बता रहा हूँ कि हर एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हु यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम करता है। अगर वर्ब है ना, हर एक मतलब 5 वर्ब मान लो यहाँ पर, और फिर 3 वर्ब है, इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, इसका अपना एक सब्जेक्ट होगा, इसका अपना कहीं एक सब्जेक्ट होगा मान लो। ठीक है, नहीं, मान लो कि 2 का आपका सब्जेक्ट है, मान लो 2 का सब्जेक्ट मिल गया, इस तीसरे का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, और वहाँ पर अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो सिंपल सी बात है, हु का इस्तेमाल कर दो। क्यों? क्योंकि हु भी किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बस इतना सा रूल है। तो रूल ही डायरेक्टली पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अगर यह निश्चित करना हो कि हु और हुम में किसका यूज होगा, तो आप सेंटेंस में क्या करो, सारे वर्ब को डिसाइड करो कि कहाँ पर कौन है, और सारे वर्ब अगर आपको मिल गए तो उसके सब्जेक्ट को नोटिफाई करो कि भाई सारे वर्ब के सब्जेक्ट हैं कि नहीं है। अगर सब्जेक्ट की कमी है तो वहाँ पर हु का प्रयोग कर दो, क्योंकि हु काम करता है किसी सब्जेक्ट की तरह। बात समझ रहे हो? फिर ये कह रहा है यहाँ पर, देखो फिर से इस चीज़ को समझने का एक तरीका है कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है तो हु का यूज़ कर देना, और अगर सारे वर्ब्स का सब्जेक्ट मिल गया, सारे वर्ब्स का सब्जेक्ट मिल गया, है ना, तो किसका इस्तेमाल कर दोगे, हुम का इस्तेमाल कर दोगे। बस इतना सा फ़र्क है। अब चुटकी में हम लोग सीख जाएंगे इसको बनाना। देख लो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाले पढ़ो। यहाँ पर बोल रहा है, अब एक चीज़ और ध्यान देना, लोग काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। वर्ब को मैं काउंट करने बोला, मतलब वर्ब को ढूंढने बोला। अब मान लो यहाँ पर है कि ही इज़ डांसिंग, ही इज़ डांसिंग, तो यहाँ पर बोलेंगे सर इज जो है ये एक वर्ब हुआ, डांसिंग है ये दूसरा वर्ब हुआ। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ हो तो उसको एक ही वर्ब को काउंट करते हैं। जब भी एक मॉडल वर्ब हो, एक मॉडल हो प्लस एक मेन वर्ब हो तो एक ही काउंट करेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब है, वहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, तो भी इसको हम एक वर्ब काउंट करेंगे। बात समझ में आई? तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि ही इज़ द मैन आई बिलीव द मोस्ट। अब यहाँ किसका इस्तेमाल होगा, यहाँ पर मैं छोड़ रखा हूँ ब्रैकेट में, लिख लेना हु और हुम। हु और हुम में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो देखो अब आपको काउंट क्या करना है, वर्ब को। वर्ब क्या है, यहाँ पर इज़ एक वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है। फिर यहाँ पर क्या, बिलीव है। बिलीव क्या है, आपका एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, आई है। और कोई वर्ब तो नहीं है। अब कोई वर्ब नहीं है, सारे 2 वर्ब थे यहाँ पर, और दोनों वर्ब के अपने अपने सब्जेक्ट को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है।
अब कोई भी वर्ब खाली नहीं बच गया और आपको यहाँ किसी न किसी को यहाँ पर पुट करना है, हु या हुम में से। किसको पुट करोगे? हुम को पुट करोगे। बात समझ में आई? हुम का क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पर वर्ब बचता ही नहीं है तो उसका सब्जेक्ट को क्यों यहाँ लिखेंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म में कौन इस्तेमाल किया जाता है? हु का, हुम का नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे? ईज का सब्जेक्ट है ही, बिलीव वर्ब है, इसका आपका सब्जेक्ट है आई, तो कोई भी यहाँ पर वर्ब नहीं बचता। कोई भी वर्ब नहीं बचता तो आप क्या करोगे? हुम का इस्तेमाल कर दोगे। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? हुम का इस्तेमाल कर देंगे। समझ रहे बात को? ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को काउंट नहीं करना है। सब्जेक्ट को काउंट करोगे, हालांकि उसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। आप सिर्फ वर्ब को ढूंढो और हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट डिसाइड करो। सब्जेक्ट अगर वर्ब नहीं बचता तो उस केस में हुम का इस्तेमाल कर दो। अगर वर्ब बच जाता है तो उसके लिए एक सब्जेक्ट के रूप में किसको बिठा देंगे? हु को बिठा देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पर कोई भी वर्ब आपका नहीं बच रहा था, इसलिए यहाँ पर हुम का इस्तेमाल कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ही इज़ द मैन आई बिलीव वॉज रॉन्ग इन दैट सिचुएशन। हु का प्रयोग होगा और फिर हुम का प्रयोग होगा यहाँ पर। अब आपको बताना है। अब देखते हैं, ईज है, ईज आपका एक वर्ब है, ईज का ही क्या है? आपका एक सब्जेक्ट है। चलिए इसका क्लियर है। बिलीव आपका वर्ब है, आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ये भी यहाँ तक क्लियर है। फिर है वॉज रॉन्ग, मतलब वॉज भी तो आपका क्या है? वॉज भी तो एक अलग वर्ब है। अब इसका वर्ब कौन, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो बहुत लोग क्या कहेंगे पता है कि सर द मैन जो है ना, द मैन, ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पर एक और डेप्थ रूल होता है, कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, है ना। तो प्रेडिकेट का है, लेकिन मैं उसको सिंपल भाषा में दूसरे तरीके से समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है, उतना आपको नहीं बताऊंगा। फिर से समझो, यहाँ पर 3 वर्ब हैं, ईज है, बिलीव है, वॉज है। बिलीव का है यहाँ पर आई सब्जेक्ट, ईज का सब्जेक्ट है ही, वॉज का सब्जेक्ट कौन है? तो बहुत लोग कहेंगे सर द मैन है। नहीं, द मैन यहाँ पर वॉज का सब्जेक्ट नहीं है। क्या है ये? ईज का ऑब्जेक्ट है। क्या है? अभी से ध्यान रखना है, ईज का ऑब्जेक्ट है, ही इज़ द मैन, है ना। जैसे मैं कहूँ कि आई गेव यू अ पेन, है ना। तो यहाँ पर 2 तरीके का ऑब्जेक्ट है, ए पेन और यू, है ना। यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। 2 तरीके के वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये मैं पहले बता चुका हूँ इसी सीरीज़ में। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर द मैन जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ईज का ऑब्जेक्ट है। तो वॉज तो खाली बैठ गया ना, वॉज खाली बैठ गया। अगर एक वर्ब खाली बैठ गया तो इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, इसका कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। तो उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल करोगे? हु का। क्यों? हुम का क्यों नहीं? क्योंकि हु का इस्तेमाल करते हैं हम सब्जेक्ट की तरह। क्लियर है यहाँ तक? तो हर वर्ब का एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? हु का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? फिर अगला देखो, यहाँ पर है द मैन इज स्टैंडिंग हियर इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें भी एक नया बात मैं बताने वाला हूँ, है ना। उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग वर्ब को ढूंढते हैं और कैसे सब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं। देखो, क्योंकि बहुत बार लगता है कि ही इज़, अच्छा ही इज़ है तो एक साथ है सब्जेक्ट और वर्ब, आई बिलीव एक साथ है सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन भाई यहाँ पर हो सकता है कि वर्ब सेंटेंस के लास्ट में रहे और हो सकता है सब्जेक्ट पहले रहे और वर्ब बाद में रहे। समझ रहे हो? तो एक साथ होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, वही चीज़ मैं समझाऊंगा आपको। देखो यहाँ पर है इज स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग एक वर्ब है, इसको अलग अलग काउंट मत करना क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो है वो एक वर्ब की तरह काउंट होता है। चलिए, द मैन इज स्टैंडिंग हियर इज माई फ्रेंड, इज है ना, इज आपका दूसरा वर्ब है, यहाँ वर्ब 1 है, वर्ब 2। अब देखो यहाँ पर क्या है, इज जो है, अब ये द मैन का वर्ब है क्या? सोचने वाली बात है। तो इसके साथ तो आपका तो खाली है ना, मतलब उस वहाँ तो फिल करना है आपको। तो द मैन का वर्ब कौन है और फिर कौन सा वर्ब का सब्जेक्ट है द मैन? तो इज स्टैंडिंग का नहीं है क्योंकि इसके पहले तो कोई फिल इन द ब्लैंक करना है। अगर द मैन का समझ में नहीं आ रहा है कि किस वर्ब का है तो आप सेंटेंस के उल्टे तरीके से बढ़ना स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पर फ्रेंड है, माई है, इज है, तो ये जो फर्स्ट इज मिलता है ना, ये फर्स्ट सब्जेक्ट का वर्ब होता है। समझ गए? तो कोई ज़रूरी नहीं कि इसके साथ ही हमेशा इस तरीके से मिले आपको, हो सकता है लास्ट में उसका वर्ब हो। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर इज है, इज स्टैंडिंग है, 2 तरह के वर्ब हैं। ये जो इज है, इस इज स्टैंडिंग है, इसके लिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा, इज के लिए भी एक सब्जेक्ट होगा क्योंकि 2 वर्ब है, 2 सब्जेक्ट चाहिए। अब द मैन का वर्ब कौन है?
अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप सेंटेंस को क्या करो, उल्टे तरीके से ढूंढना स्टार्ट करो, क्योंकि फर्स्ट वाले जब भी सब्जेक्ट हैं इसका वर्ब इसके साथ यहाँ पर नहीं है ना, मिसिंग, यहाँ पर वर्ब तो मिसिंग है इसके साथ। अगर इसके साथ मिसिंग है तो आप सेंटेंस के लास्ट से ढूंढना स्टार्ट करो। तो यहाँ पर फ्रेंड है, माई है, इज है, जो फर्स्ट आया यही यहाँ पर द मैन का वर्ब है। इसे पढ़ करके देखो, इसको पढ़ोगे द मैन इज़ माई फ्रेंड, हो गया ना काम। तो द मैन का कौन है वर्ब, इज है। अब इज स्टैंडिंग आपका दूसरा वर्ब था, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सर इसका सब्जेक्ट तो नहीं है। अब इसका सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर दोगे, हु का या फिर हुम का, हु का। क्यों, क्योंकि हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और इन दोनों में से हु का इस्तेमाल करते हैं हम सब्जेक्ट की तरह, और हुम का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट की तरह। अब यहाँ पर द मैन था, ऑब्जेक्ट था किसका, इज वाले का, इज का ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट के बगल में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ क्या चल रहा था, हुम का इस्तेमाल कहाँ किए थे और हु का इस्तेमाल कहाँ किए थे, ये हमने देख लिए हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, सारे वर्ब को ढूंढना है। तो यहाँ पर ढूंढो, फर्स्ट सेंटेंस में ईज है, इसका सब्जेक्ट है। बिलीव जो है यहाँ पर वर्ब है, मतलब ईज यहाँ पर वर्ब था, इसका सब्जेक्ट ही था। बिलीव वर्ब का सब्जेक्ट कौन था, आई था। अब यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं बच जाता तो इसका सिंपल सा तरीका है, होम का इस्तेमाल कर दो, क्योंकि कोई भी वर्ब खाली नहीं बैठा है। ठीक है, फिर यहाँ पर इज़, फिर था बिलीव और वॉज, 3 वर्ब थे। तो यहाँ पर इज़ का जो सब्जेक्ट है ये ही दे रखा है, बिलीव का सब्जेक्ट दे रखा आई, वॉज का कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर दो। क्लियर। फिर द मैन इज़ स्टैंडिंग हियर इज़ माई फ्रेंड। द मैन का वर्ब कौन है, इसके साथ कोई वर्ब नहीं आया, तो क्या इसका कोई और वर्ब हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग ढूंढते आते हैं इधर से। ठीक है, फ्रेंड नहीं है, माई नहीं है, ईज इसका क्या है, वर्ब है। तो द मैन का वर्ब कौन है, ईज है। फिर ईज स्टैंडिंग खाली बच गया, मतलब इस वर्ब का इसके बगल में कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में हु का इस्तेमाल कर दोगे। क्लियर। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें मैं 6-7 क्वेश्चन लिया हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाओ। देखो, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एसएससी वगैरह के हैं, बैंक पीओ वगैरह का। देखते हैं, यहाँ पर यह दिस इज़ द बॉय हु आई थिंक हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। अब देखो, अब देखते हैं इसमें कि कितने वर्ब्स हैं और उसके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, है ना। यही तरीका बताया हूँ आपको। अब ज़रा देखो, इसमें है इज़, चलो भाई एक वर्ब, इज़ का सब्जेक्ट कौन है, दिस इज़, दिस है। फिर आपका थिंक एक दूसरा वर्ब, इसका कौन है, आई है सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका हैड वन है ना, हैड वन भी आपका एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है वो बताओ, इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हैड वन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। चलिए, यहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन आपका क्या है, नाउन है। डांस देख करके ये मत समझ लेना ये वर्ब है, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है। इसके डेप्थ में जाओगे तो बहुत कुछ पता चलेगा कि कंपटीशन नाउन है तो डांस इसका एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो उतना कुछ नहीं देखना। डांस कंपटीशन यहाँ पर वर्ब नहीं है, डांस। चलो, अब हैड वन जो है ये आपका वर्ब है, इसका कोई सब्जेक्ट है क्या, इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है तो क्या द बॉय हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये द बॉय जो है ये इज़ वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस को एक मीनिंगफुल बनाता है। तो दिस इज़ द बॉय, चलो भाई समझ गए। ठीक है, अब ज़रा देखो, हैड वन का यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो कोई सब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम क्या करेंगे, हु का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि हु हैड वन जो है ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट के रूप में हम हुम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में सिर्फ और सिर्फ हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही आपका करेक्ट है। तो इसमें नो एरर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए, यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से, दिस इज़ द ओल्ड मैन हुम आई सेड हैड हेल्प्ड मी। अब ज़रा देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इज़, एक वर्ब है। चलिए, इसका सब्जेक्ट क्या है, दिस। चलिए, यहाँ तक सही है। फिर आई सेड, मतलब सेड आपका वर्ब है और इसका सब्जेक्ट आपका कौन है, आई इसका सब्जेक्ट है। हैड हेल्प्ड आपका एक साथ है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, एक वर्ब की तरह काम करता है। इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इसका सब्जेक्ट नहीं है भाई। इसका सब्जेक्ट द ओल्ड मैन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इज़ का क्या है, ऑब्जेक्ट है।
अब हैड हेल्प्ड का आपका सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट तो कहीं लगाओगे ना, क्योंकि हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट होता ही होता है। अब इसका सब्जेक्ट नहीं है तो whom का इस्तेमाल यहाँ किया गया। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आएगा क्या? हु आएगा, क्योंकि एक वर्ब आपका हैड हेल्प्ड खाली बैठा था, तो इसको किसी न किसी को साथ निभाना पड़ेगा। कौन साथ निभाएगा? हु निभाएगा, ना कि whom। तो whom यहाँ पर गलत है, यहाँ पर हु आपका करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि मोहन इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़ whom कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। अब देखते हैं, ईज है यहाँ पर, ईज आपका एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? मोहन है। चलिए यहाँ तक सही है। फिर आगे कौन सा वर्ब मिल रहा है आपको, दिखाओ। कैन प्ले, कैन प्ले आपका क्या है? आपका वर्ब है। इसका सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कि कौन है। नेक्स्ट है आपका वेरी वेल इन द एग्जाम इन द स्कूल। कोई भी यहाँ पर वर्ब नहीं बच जाता है ना, एक आपका बच रहा है कैन प्ले। कैन प्ले का कहाँ पर है सब्जेक्ट? अब कहोगे इज़ वन ऑफ दोज बॉयज़, ये आपका नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि इज़ का एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब हैड कैन प्ले का अगर कोई नहीं है सब्जेक्ट तो क्या लगेगा सब्जेक्ट के रूप में? whom। नहीं, whom यहाँ पर गलत है, क्योंकि whom ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता। तो सब्जेक्ट इसका ढूंढना पड़ेगा कैन प्ले का, क्योंकि कोई भी वर्ब खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर खाली बैठा है तो वहाँ पर हम उसका सब्जेक्ट के रूप में हु का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? हु का, ना कि whom का। तो हु यहाँ पर लगा दो, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है। और मान लिया जाए सबका सब्जेक्ट फुलफिल हो जाए तो क्या करोगे? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में whom का प्रयोग कर दोगे। यही तो रूल में देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ही इज़ द मैन। ही इज़ द मैन हु आई नो हैज़ हेल्प्ड माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। ये भी बैंक क्लर्क का एग्जाम है, इसके पहले वाला बैंक पीओ का एग्जाम था, क्वेश्चन था। यहाँ पर इज़ आपका वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ही है, यहाँ तक क्लियर है। हु आई नो, अब यहाँ पर क्या है? नो है। नो का सब्जेक्ट कौन है? आई। यहाँ पर क्या है? आई सब्जेक्ट है। चलिए आगे है हैज़ हेल्प्ड। हैज़ हेल्प्ड माई सन, हैज़ हेल्प्ड माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। हैज़ हेल्प्ड है। अब ये क्या है? आपका वर्ब है। कौन सा? हैज़ हेल्प्ड। अब इसका कौन सा है सब्जेक्ट? इसका माई सन है क्या? माई सन भी एक यहाँ पर आया है, तो क्या इसको बना सकते हैं इसका सब्जेक्ट? माई सन हैज़ हेल्प्ड? नहीं भाई, कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरे सन को हेल्प किया है, तो उसका सब्जेक्ट माई सन कैसे होगा? माई सन यहाँ पर हैज़ हेल्प्ड का ऑब्जेक्ट है ना। अब आगे देखो, द मैन हो सकता है नहीं, क्योंकि ये ईज़ का कॉम्प्लीमेंट है, ईज़ का आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। सही है। अब बताओ, हैज़ हेल्प्ड यहाँ पर खाली बैठा है, क्योंकि तीन वर्ब हैं। ईज़ है, ईज़ का सब्जेक्ट ही है, करेक्ट है। नो है सब वर्ब, इसका सब्जेक्ट आई है, करेक्ट है। हैज़ हेल्प्ड है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है? इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसको लगाना पड़ेगा? जो सब्जेक्ट की तरह काम करे। और सब्जेक्ट की तरह काम कौन करता है? हु ही करता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही आपका करेक्ट है। क्लियर? अब देख लियो ना, मतलब कैसे पोस्टमार्टम हो जाता है पूरे सेंटेंस का। इस तरीके से रूल अगर आप ध्यान में रखोगे तो सेंटेंस के हर एक पार्ट को तोड़ तोड़ करके आप समझ सकते हो और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या किसमें एरर है। तो यहाँ भी कोई एरर आपका नहीं था, तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? द क्लर्क हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर एस्टरडे हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब देखो यहाँ पर है द क्लर्क, है ना, सब्जेक्ट है यहाँ पर। हुम स्पोक रूडली टू द कस्टमर। अब देखो स्पोक है यहाँ पर, क्या है? स्पोक। स्पोक क्या है? आपका एक वर्ब है। इसका सब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नहीं। अब कहोगे सर द क्लर्क है, द क्लर्क नहीं है। इस तरीके के सेंटेंस में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट अगर स्टार्टिंग में हो, अगर इसके साथ कोई वर्ब यहाँ पर नहीं दे रखा हो, तो आप इसका वर्ब कहाँ ढूंढना स्टार्ट करोगे? सेंटेंस के आखिरी पार्ट से इधर की ओर। अब देखो यहाँ पर है सस्पेंडेड, बीन हैज़, मतलब हैज़ बीन सस्पेंडेड। अब मैं बता चुका हूँ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब क्या होता है? एक ही वर्ब काउंट होता है। तो ये जो वर्ब है ना लास्ट वाला, ये द क्लर्क का ही आपका क्या है? वर्ब है। मतलब द क्लर्क का ही वर्ब आपका हैज़ बीन सस्पेंडेड है। दूसरे तरीके से हैज़ बीन सस्पेंडेड का आपका सब्जेक्ट कौन है? द क्लर्क है। क्लियर? अब यहाँ पर स्पोक था, ठीक है। स्पोक टू द कस्टमर, कस्टमर ने नहीं बोला, कस्टमर को बोला गया। तो कस्टमर को बोला गया तो एक तरह का ये ऑब्जेक्ट है, इस तो सब्जेक्ट है नहीं। तो स्पोक का कोई ना कोई तो सब्जेक्ट होना चाहिए।
अब स्पोक का कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर whom का इस्तेमाल कैसे कर दिए, सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल होता है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यहाँ पर who का इस्तेमाल होता है, जो कि यहाँ पर क्या होगा, whom ना हो करके who होगा। तो whom को काट के यहाँ पर who कर दो, सही हो जाएगा सेंटेंस। क्लियर। तो क्या होगा पूरा, द क्लर्क हु स्पोक रूडली टू द कस्टमर। वैसे भी सेंटेंस को पढ़ोगे तो कॉमन सेंस से लगा दोगे कि यहाँ पर whom नहीं होगा, who होगा, लेकिन कॉमन सेंस से कोई लेना देना नहीं है आपके एग्जाम के रूल्स का। एग्जाम के रूल्स में आपको रूल्स ही सीखने होंगे। तो यहाँ पर क्लियर स्पष्ट है कि क्यों यहाँ पर whom नहीं होगा, who होगा, क्योंकि स्पोक का कोई ना कोई यहाँ पर क्या चाहिए था, एक सब्जेक्ट चाहिए था। ठीक है, हर एक वर्ब का एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। चलिए यहाँ तक सही है। द क्लर्क का वर्ब यहाँ पर हैज़ बीन सस्पेंडेड है ना। कैसे पहचाने, क्योंकि अगर इसके साथ कोई वर्ब नहीं दे रखा तो इसका वर्ब ढूंढने के लिए हम सेंटेंस के आखिरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे कोई वर्ब को ढूंढना। जो पहला मिल जाएगा वही उसका क्या होगा, वर्ब होगा, या फिर जो आखिरी वाला वर्ब है उसका सब्जेक्ट आपका पहला वाला सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये भी क्लियर है। इस तरीके के सेंटेंस को भी आप टैकल कर लोगे एग्जाम में। ये भी बैंक कलर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए whom की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, who होना चाहिए था। अब आगे बढ़ते हैं, दो क्वेश्चन और है इसमें। यहाँ पर इट इज़ सेड दैट इन आवर कंट्री, इट इज़ सैड है, सेड नहीं है, सैड। इट इज़ सैड दैट इन आवर कंट्री एजुकेशन इज़ अवेलेबल ओनली टू दोज whom कैन अफोर्ड इट। अब भाई देखो, बैंक कलर का एग्जाम है, इसमें ढूंढो। इट इज़ सैड, क्या सैड है, ईट है, मतलब ईज का सब्जेक्ट आपका ईट है। क्लियर यहाँ तक, चलिए सर यहाँ तक क्लियर है। दूसरा ढूंढो यहाँ पर कि क्या है, क्या है वर्ब। इन आवर कंट्री एजुकेशन इज़ अवेलेबल, इज़ अवेलेबल है भाई आपका वर्ब। इज़ यहाँ पर एक वर्ब है, इसका भी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्या है इसका सब्जेक्ट, एजुकेशन। इज़ यहाँ पर सब्जेक्ट एजुकेशन आपका क्लियर है ना। फिर है ओनली टू दोज whom कैन अफोर्ड इट। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली टू दोज हु कैन अफोर्ड इट। कैन अफोर्ड है यहाँ पर एक वर्ब है ना, एक वर्ब आपका कैन अफोर्ड है। इसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। अब यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है ना, यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा सब्जेक्ट कि क्या होगा, दोस्त तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है एजुकेशन इज़ अवेलेबल ओनली टू दोज। तो ओनली टू दोज यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। तो किसका, इज़ का, इस वाले इज़ का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो कैन अफोर्ड यहाँ पर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट यहाँ पर ए वाला होना चाहिए। और इस पोर्शन में सब्जेक्ट का फॉर्म तो यूज ही नहीं हुआ है, whom है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो इसके सब्जेक्ट के लिए आप क्या करोगे, whom नहीं करके यहाँ पर who का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे विचार से क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ये, इट इज़ सैड दैट इन आवर कंट्री एजुकेशन इज़ अवेलेबल ओनली टू दोज हु कैन अफोर्ड इट। करेक्ट है यहाँ तक, चलिए सर यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। और इट जो है ये भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये कैन अफोर्ड का ऑब्जेक्ट है। समझिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। अब इसको देखो, इसको फाइंड आउट करो। यहाँ पर क्या है, वर्ब ढूंढना है आपको है ना। सी है, कौन सी कर रहा है, यू सी कर रहा है। तो सी का सब्जेक्ट यहाँ पर मिल गया, यू है। देयर मेड द टॉप स्कोर। अब मेड, यहाँ पर मेड है, मेड भी आपका क्या है, वर्ब है। इसका कोई नज़र आ रहा है, यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर, इसका कोई भी आपका नज़र नहीं आ रहा सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताया था कि अगर इसका कोई सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा तो एक बार देख लो कि क्या इसमें जो मेन सब्जेक्ट दे रखा है द बॉय, इसके साथ कोई दूसरा भी क्या है, वर्ब है क्या, मतलब इसके साथ कोई नहीं है। तो इसके साथ अगर इसका वर्ब नहीं है तो क्या करोगे, सेंटेंस के आखिरी पार्ट से इस तरीके से बढ़ोगे, और जहाँ पर आपको वर्ब नज़र आ गया पहला वर्ब, वही वर्ब इसका ही वर्ब होता है। तो बढ़ो, मैच नहीं है वर्ब, लास्ट नहीं है, द नहीं है, स्कोर नहीं है, मेड द टॉप स्कोर। मेड आपका वर्ब है, तो पहला वर्ब आखिरी से आपका मेड मिला, और इस मेड का कौन है सब्जेक्ट, द बॉय। तो इस तरीके से कह सकते हो ना कि द बॉय मेड द टॉप स्कोर। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है ना, बात समझ रहे हो, मीनिंग दे रहा है ना, पूरा कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो द बॉय जो है ये मेड का क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कोई भी वर्ब ऐसा नहीं है जो फुर्सत में बैठा है, कोई भी फुर्सत में नहीं बैठा है ना। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल हो गया हु का। तो हु का अननेसेसरी क्यों हो गया इस्तेमाल, तो हु की जगह पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब, फिर से रूल को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर सारे वर्ब के सब्जेक्ट अगर मिल जाते हैं तब वहाँ पर whom का प्रयोग करते हैं। और यही यहाँ पर हुआ है कि सारे
वर्ब के यहाँ पर क्या मिल गए हैं, सब्जेक्ट मिल गए हैं। द बॉय का वर्ब कौन है, मेड, और फिर मेड का सब्जेक्ट कौन है, द बॉय, है ना। तो मेड का मिल गया, सी का यू मिल गया, सारे वर्ब के अपने अपने सब्जेक्ट मिल गए। तो उस केस में अगर सारे वर्ब के सब्जेक्ट मिल जाते हैं तो उस केस में रिलेटिव प्रोनाउन हुम का इस्तेमाल करते हैं, ना कि हु का। और अगर कोई एक भी ऐसा वर्ब है जो खाली बैठा है, अगर खाली बैठा है तो उसके लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होता है। और अगर कोई फुर्सत में बैठा है उसके जगह रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना रहे तो जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है हु, इसका इस्तेमाल कर देंगे। रूल रिपीट हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ इस रूल को। देखो थोड़े से टफ लग रहे होंगे किसी को, इसलिए भी क्योंकि भाई आप मेंस लेवल पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझना तो बड़ा चीज़ ही है ना। छोटे चीज़ को समझ करके जाओगे तो थोड़े एग्जाम क्लियर होता है मेंस लेवल के। तो रिपीट यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दो कि हु और हुम में कन्फ्यूजन है। तो हु को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, हुम जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एक पॉइंट वहाँ हो गया। दूसरा पॉइंट है कि हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, यही काम तो करना है कि हर एक वर्ब का अपना सब्जेक्ट ढूंढो। अगर हर एक वर्ब का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर हु का इस्तेमाल कर दो। और अगर कोई भी वर्ब जो है वो फुर्सत में नहीं बैठा है, मतलब सारे वर्ब के अपने अपने सब्जेक्ट मिल गए, तो वहाँ पर अगर रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है तो हुम का इस्तेमाल कर दोगे, है ना। क्योंकि सारा जो वर्ब है वो ऑक्यूपाइड है किसी ना किसी से, है ना। मतलब हर राजा की अपनी एक रानी है ना। जो राजा फुर्सत में बैठा है उसके लिए या तो ब्याह करके ले आओ भाई, समझ लो ना बात को। तो ब्याह किसको करके लाएगा, कोई सब्जेक्ट को ही तो लाएगा। तो कोई सब्जेक्ट कौन होगा, हु होगा, बात समझ रहे हो। और अगर फुलफिल्ड है सबके अपने अपने ड्रीम्स तो क्या करोगे, वहाँ पर हुम का इस्तेमाल कर दोगे। बात क्लियर है। तो यही कह रहा है कि अगर निश्चित करना हो कि हु और हुम में किसका यूज होगा तो सेंटेंस में सारे वर्ब्स को ढूंढो और उसका सब्जेक्ट को डिसाइड करो। अगर सारे वर्ब्स के अपने अपने सब्जेक्ट हैं तो वहाँ पर हुम का इस्तेमाल कर दोगे, अगर नहीं है तो वहाँ पर एक सब्जेक्ट हु का इस्तेमाल कर दोगे। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला रूल क्या कह रहा है, 7 क्वेश्चन यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग, है ना। 215 रूल नंबर में क्या कह रहा है देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी प्रीपोजिशन, अब यहाँ पर भी आपका किसका इस्तेमाल आ गया है, यहाँ पर इस्तेमाल हु के से रिलेटेड, हु और हुम से रिलेटेड है। देखो अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद किसी रिलेटिव प्रोनाउन को रखना हो तो वे विच, मतलब किसी निर्जीव के लिए इस्तेमाल करना हो तो विच का इस्तेमाल होगा, और किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना हो तो हुम का इस्तेमाल होगा, मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के लिए हुम का इस्तेमाल होगा। और किसी प्रपोजिशन के बाद हु और दैट को नहीं रखा जाता। बात को समझ गए, मतलब क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझो। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट एक लाइन में यहाँ पर कंक्लूडेड है। देखो यहाँ पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसी सीरीज़ में कि कोई भी प्रपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हु और दैट ऑब्जेक्टिव केस का नहीं है। अब ये भी देखें कि हु आपका सब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, पहले भी देख चुके हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो वही रूल यहाँ भी है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन को रखेंगे तो हु और दैट को नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं करता। तो ऑब्जेक्ट की तरह कौन काम करता है, विच काम करता है और हुम। अगर निर्जीव वस्तु है तो वहाँ पर विच का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई व्यक्ति है, कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए हुम का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और किसके बाद, प्रीपोजिशन के बाद, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है कि द पर्सन बाय हु यू गॉट द इंफॉर्मेशन वॉज माई फ्रेंड। अब जरा चेक करो, यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन है ना, बाय प्रीपोजिशन है, इसके बाद सब्जेक्ट वाला यूज हुआ है हु, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, बाय हुम होना चाहिए। समझ गए बात। फिर है द साइकिल ऑन दैट यू केम वॉज माइन, मतलब जिस साइकिल पर तुम आए वो मेरे थे, है ना। अब देखो यहाँ पर ऑन है क्या आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अभी भी बताया कि हु और दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसका इस्तेमाल करोगे, विच का इस्तेमाल करोगे या फिर हुम का इस्तेमाल करोगे, है ना। अब यहाँ पर द पर्सन जो था वो कोई ह्यूमन बीइंग के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पर हुम का इस्तेमाल कर दिए। साइकिल जो है आपका निर्जीव वस्तु था, इसलिए यहाँ पर हम इसका किसका इस्तेमाल कर दिए, विच का इस्तेमाल कर दिए। फिर अगला क्या है, यू आर द बॉय अबाउट हु आई वॉज टॉकिंग, तुम वही लड़के हो जिसके बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर देखो अबाउट आया है एक प्रपोजिशन, इसके बाद इस्तेमाल हुआ है हु का, है ना। अब देखो अभी भी बताया कि प्रपोजिशन के बाद अब सब्जेक्टिव फॉर्म वाला हु और दैट का प्रयोग नहीं करोगे, किसका करोगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कौन कौन होता है, विच और फिर हुम। तो यहाँ पर द बॉय के बारे में बता रहा है, द बॉय के बारे में बता रहा है तो पर्सन है, ये ह्यूमन बीइंग है, तो इसके लिए हुम का इस्तेमाल करेंगे, विच का भी नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि निर्जीव वस्तु के लिए विच का इस्तेमाल होता है, हुम का इस्तेमाल कोई व्यक्ति के लिए होता है, कोई ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। क्लियर है यहाँ तक।
तो हु का और दैट का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ मैं बता दिया। अब इसके बेस्ट पर क्वेश्चन देख लो, एक बैंक पीओ में पूछा गया था कि देयर आर सेवरल वेज इन दैट गवर्नमेंट्स एज वेल एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन स्प्रेड लिटरेसी। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर रूल क्या था कि कोई प्रेपोजिशन को पहले ढूंढो। प्रेपोजिशन कहाँ पर है भाई, इन है ना, इन दैट गवर्नमेंट्स है ना, इन दैट गवर्नमेंट्स नहीं है, देयर आर सेवरल वेज इन दैट, इसको इस तरीके से पढ़ो तोड़ के, है ना, इन दैट गवर्नमेंट मत पढ़ो, है ना, पढ़ने का मतलब एक आर्ट है एक तरह से समझ लो। तो देखो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, उतना डिटेल नहीं जाना है, अभी रूल पे फोकस करते हैं। यहाँ पर आपका इन आया है और अभी अभी पढ़े कि इन के बाद प्रेपोजिशन के बाद दैट का इस्तेमाल नहीं करते और हु का भी इस्तेमाल नहीं करते। तो किसका इस्तेमाल करोगे, आप करोगे या तो वीच का करोगे या फिर हुम का करोगे। हुम तब करोगे जब कोई व्यक्ति के लिए बात कही गई हो, वीच का इस्तेमाल तब करोगे जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो देयर आर सेवरल वेज कोई नॉन लिविंग थिंग्स है ना, कोई भी यहाँ पर कोई व्यक्ति तो है नहीं, कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं जिसके बारे में बता रहा है। तो ये सेवरल वेज के लिए इन का प्रयोग हुआ है ना, तो सेवरल वेज के लिए किया गया है, ना कि गवर्नमेंट्स के लिए। इसलिए मैं पढ़ने के लिए बता रहा था कि किस तरीके से आपको तोड़ के पढ़ना है, क्योंकि ये सेवरल वेज के लिए आया है इन, है ना, या फिर इन भी होगा यहाँ। तो यहाँ पर दैट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बताया कि प्रेपोजिशन के बाद दैट और हु का इस्तेमाल नहीं होता। किसका इस्तेमाल होता है, वीच या फिर हुम का। वीच का इस्तेमाल तब करते हैं जब नॉन लिविंग थिंग्स हो, और यहाँ पर सेवरल वेज आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पर दैट का इस्तेमाल ना हो करके वीच का इस्तेमाल होगा। करेक्ट। तो फिर से पढ़ो इस सेंटेंस को, यहाँ पर लिखना पड़ेगा देयर आर सेवरल वेज इन विच, है ना, इस सेवरल वेज के लिए इन विच आया है, ना कि गवर्नमेंट्स के लिए। तो यहाँ पढ़ोगे देयर आर सेवरल वेज इन विच गवर्नमेंट्स एज वेल एज ऑर्डिनरी सिटीजन्स कैन स्प्रेड लिटरेसी। क्लियर यहाँ तक। फिर आज का आखिरी रूल बच जाता है आपका, हाँ यहाँ पर मैं सबका मतलब यूज बताऊंगा, जो भी आज बताया हूँ 2-3 का कंबाइंड तरीका बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लो, ये रूल कह रहा है कि किसी नाउन के साथ पोसेसिव आने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ तो हुज होता है या फिर ऑफ विच होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन का जो भी पोसेशन रूप होता है, पोसेसिव केस होता है, वो या तो हुज होता है या फिर ऑफ विच होता है। इस चीज़ को ध्यान रखो। और इसका मतलब होता है जिसका, है ना, किसी के बारे में बता रहे हैं तो इसका, जिसका, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हुज के साथ नाउन आता है, या फिर अगर ऑफ विच का इस्तेमाल करना हो तो नाउन के बाद आएगा, तो नाउन प्लस ऑफ विच और फिर हुज प्लस नाउन। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। क्या है स्ट्रक्चर देख लो। जैसे यहाँ पर बोला है कि माई बुक हुज पेजेस वर टॉर्न हैज़ बीन सेंट फॉर रिपेयर। देखो यहाँ पर हुज जो है, हुज है, ये माई नाउन के लिए आया है, मतलब ये नाउन है, और हुज आपका है जो कि हुज। फिर से देखो, माई बुक हुज पेजेस, हुज आया है, इस पेजेस के लिए आया है ना, हुज पेजेस। हालांकि ये हुज किसका पोसेसिव बता रहा है, माई बुक का, है ना, पेजेस के बारे में। तो यहाँ पर हुज किसका है, पेजेस के साथ है, मतलब हुज प्लस नाउन आया है। क्लियर है, हुज पेजेस क्लियर है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो इसी सेंटेंस को हमको बनाना रहे नाउन प्लस ऑफ विच करके, तो क्या करोगे, तब आप इस तरीके से लिखोगे। देखो यहाँ पर लिखोगे माई बुक और कॉमा देना जरूरी है, द पेजेस ऑफ विच। तो देख लो दोनों तरीके से हो सकते हैं, नाउन प्लस ऑफ प्लस विच हो सकता है, या फिर हुज का इस्तेमाल करना हो तो सिंपली आपको लिखना पड़ेगा हुज पेजेस, है ना, मतलब हुज प्लस नाउन। क्लियर। अब यहाँ समझ गए, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन को अगर दिखाना हो, है ना, किसी पोसेशन को, तो यहाँ पर हुज का इस्तेमाल करोगे या फिर ऑफ विच का। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हुज प्लस नाउन और फिर नाउन प्लस ऑफ विच, और जिसका मतलब होता है जिसका, है ना। क्या मतलब होता है इसका, जिसका। पढ़ेंगे हम लोग इसी मीनिंग के साथ, 2 क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ दे रखा है भूटान इज ब्यूटीफुल कंट्री विच ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। वैसे भी कॉमन सेंस से भी इसको निकाल सकते हो कि बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि भूटान ब्यूटीफुल कंट्री है जिसका ऑलमोस्ट 80% लोग कहाँ निवास करते हैं, विलेज में निवास करते हैं, है ना। तो जिसका के सेंस में आया है विच, और विच अभी हमने बताया कि अगर रहे नाउन प्लस ऑफ विच, है ना, ऑफ विच, तब तो वो सही है, नाउन प्लस ऑफ विच। पेन काम नहीं कर रहा आजकल तो, ठीक है। तो यहाँ तो विच आया है, ऑफ विच तो नहीं आया है।
समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पर जिसका के सेंस में आया है कि जिसका ऑलमोस्ट 80% लोग गांव में बसते हैं, तो जिसका के सेंस में आया है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हुज लिखना पड़ेगा, हुज लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, भूटान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री हुज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज, है ना। अगर हुज नहीं लिखना हो, ऑफ विच लिखना हो तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, भूटान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री 80%, कंट्री के बाद कॉमा लगाना होगा वहाँ पर, है ना, वहाँ पर कंट्री के बाद कॉमा लगाना होगा और लिखना पड़ेगा 80% ऑफ विच, क्या लिखना पड़ेगा, 80% ऑफ विच ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। समझ गए। तो दोनों तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर विच जो है वो जो और फिर कौन सा का मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पर हमें मीनिंग ढूंढना था जिसका, तो जिसका के सेंस में हुज आता है या फिर ऑफ विच आता है, जैसे भी समझो आप, है ना। तो बी नंबर पार्ट में आपका एरर था। क्लियर। फिर आगे देखते हैं, अ पर्सन हुज विशेस टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी शुड नॉट हैव बीन अ लोन डिफ़ॉल्टर इन द पास्ट। अब देखो भाई, यहाँ पर इसको गौर करना। मैं क्यों बताया कि पिछले रूल को भी यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पर कहोगे कि अ पर्सन, ठीक है, नाउन है, हुज, ठीक है, नाउन है, मतलब हुज है पोसेसिव केस का, है ना। फिर विशेष, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। अब हुज प्लस नाउन तो है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए इस रूल के हिसाब से। चलिए यहाँ तक मान लेते हैं कि ये करेक्ट है, लेकिन एक रूल मैं आपको ये भी बताया हूँ, क्या बताया हूँ, कि सारे वर्ब को चूज करो और उसका अपना अपना सब्जेक्ट। तो पहले हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन उस वाले रूल को फॉलो करता है कि नहीं। ईज है एक वर्ब, इसका सब्जेक्ट था भूटान, यहाँ तक सही है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, कंट्री विच ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स है आपका वर्ब, है ना। और इस वर्ब का क्या है, पॉपुलेशन आपका क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब 80% ऑफ द पॉपुलेशन इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर पूरा फुलफिल कर रहा है। अब आपको क्या करना था, यहाँ पर आपका एक तो हु आता, फिर हु आता, फिर तो हुम आता, है ना। तो यहाँ पर पॉसेसिव केस जिसका के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपका हुम कहो या फिर हु कहो, जिसका पॉसेसिव केस क्या होता है, हुज होता है, इसलिए यहाँ पर हुज आ गया था जिसका के सेंस में। तो ये करेक्ट था। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि हुज विशेष, यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से तो सही है, लेकिन हम लोग एक और रूल को यहाँ पर सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। क्या कोशिश करेंगे, यहाँ पर है वर्ब को देखेंगे और उसके सब्जेक्ट को चूज करेंगे। विशेष है, जी हाँ विशेष है, एक वर्ब है आपका यहाँ, ठीक है। फिर हुज विशेष, है ना, वर्ब भी है तो ये विशेष, हालांकि नाउन है। अगर इसको जिसका के सेंस में पढ़ेंगे कि जिसके विश हैं, इस तरीके से पढ़ेंगे, है ना। टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी, टू अवेल है, वर्ब भी है ये और नाउन भी है। हुज का इस्तेमाल करेंगे तो नाउन होगा, और अगर हम विशेष देखेंगे, अभी वर्ब है, वर्ब के तरीके से भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर है विशेष, अब यहाँ पर ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है, नाउन की तरह। अभी वर्ब की तरह हम देख रहे हैं इसको, टू अवेल, विशेष टू अवेल, है ना, विशेष टू अवेल आपका एक साथ है वर्ब, विशेष टू अवेल, है ना। इसका लाभ उठाने की इच्छा रखते हैं, है ना। तो ये पूरा आपका क्या है, वर्ब है, एक ही वर्ब है, क्योंकि कंबाइंड वर्ब जब होते हैं तो उसको एक वर्ब काउंट करते हैं, ठीक। ऑफ दिस फैसिलिटी शुड नॉट हैव बीन अ लोन डिफॉल्टर इन द पास्ट। यहाँ पर है शुड नॉट हैव बीन, शुड नॉट हैव बीन आपका क्या है, दूसरा वर्ब है। यहाँ तक क्लियर है, वर्ब को देख लिए। अब हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि किसका सब्जेक्ट कौन सा है, किसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं, ए पर्सन के साथ आपका कोई भी यहाँ पर वर्ब आया है क्या, नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बढ़ेंगे लास्ट, है ना, जैसा मैं बता चुका हूँ। तो सेंटेंस के आखिरी से आपको देखते जाना कि पहला कौन सा वर्ब होगा। तो होगा अ पर्सन, है ना, शुड नॉट हैव बीन अ लोन डिफॉल्टर। तो ये शुड नॉट हैव बीन आपका वर्ब है, तो ये किसका वर्ब है, ए सब्जेक्ट का, है ना। ए सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब नहीं था, इसका वर्ब को ढूंढना है। तो सेंटेंस के आखिरी से चलेंगे इस तरीके से, जो पहला वर्ब मिलेगा वही इस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट का वर्ब होगा। तो शुड नॉट हैव बीन का सब्जेक्ट कौन निकला, ए पर्सन। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर गया। अब विशेष टू अवेल जो है, विशेष टू अवेल भी आपका क्या है, एक तरह का वर्ब है।
अब जब ये वर्ब है इसका सब्जेक्ट तो नहीं है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्या बताया था आपको लिखने के लिए, हु बताया था ना। तो यहाँ पर हुज के जगह क्या इस्तेमाल करोगे, हु इस्तेमाल करोगे, हु इस्तेमाल करोगे। बात समझ। तो यहाँ पर एरर हुज नहीं था, यहाँ पर एरर हु वाला था। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हुज ना लिख करके हु लिखना पड़ेगा, हु लिखना पड़ेगा। अगर आप हुज लिख देते हो, अगर आप हुज लिख देते हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो, अ पर्सन हुज विशेस टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी शुड नॉट हैव बीन अ लोन डिफॉल्टर इन द पास्ट। ये थोड़ा सा मीनिंग ना टेढ़ा मीनिंग दे रहा है। हुज लिखोगे कि एक व्यक्ति जिसका विशेष है कि इस फैसिलिटी का वो क्या करे, हाँ, वो अवेल करे। तो हुज विशेस टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी शुड नॉट हैव बीन, शुड नॉट हैव बीन अ, शुड नॉट बी। अब देखो शुड नॉट हैव बीन अगर आप देखते हो, शुड नॉट हैव बीन, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी अ लोन डिफॉल्टर इन द पास्ट। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो अ पर्सन हुज विशेस टू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी शुड नॉट बी अ लोन डिफॉल्टर इन द पास्ट, इस तरीके से लिखना पड़ेगा अगर आप हुज लिखोगे। ठीक है, तो ये सारे इसमें फॉल्ट थे, इस क्वेश्चन में एरर थे। तो आपको क्या समझना है, तो आप ये भी कह सकते हो कि सर शुड नॉट हैव बीन के जगह पर हम शुड नॉट बी का भी इस्तेमाल कर सकते, तो सी में भी एरर था, है ना। इस तरीके से भी कह सकते हो। तो दो तरीके से इसमें हम क्या कर सकते थे, एरर को फाइंड आउट कर सकते थे। और बैंकिंग एग्जाम में इसी तरीके के कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ों को दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पोसेसिव से रिलेटेड दे रखा है, तो ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हु का इस्तेमाल किया जाए, ना कि हुज का। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरीके के बहुत कम ही क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। हालांकि मैं पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हूँ कि हुज होगा तो यहाँ पर क्या फॉल्ट होगा, हु होगा तो क्या फॉल्ट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आपका कि हुज के जगह पर हु का इस्तेमाल कर दो, ठीक है। तो बैंकिंग वाले को इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी फेस करना पड़ता है, हालांकि हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया हूँ, और जितने भी प्रोनाउन के रूल्स हैं वो आप नहीं छोड़ के आओगे एग्ज़ाम में, अगर अच्छे से इसको रिवाइज़ कर लिए तो चलिए आज भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करना, ठीक है। तो चलिए यहीं रैप अप करते हैं आज का क्लास। थैंक यू वेरी मच।